विसरण और परासरण की, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जैसा कि आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो आपकी कोशिका है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होती है, पूरी तरह से घिरी होती है और उसमें कुछ सेलेक्टिव पदार्थ को ही वह आने और जाने का परमिशन देती है। तो वो किस विधि से आने जाने का, पदार्थों का जो है आवागमन किस प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है विसरण यानी कि डिफ्यूजन और दूसरा होता है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। अब ये जो विसरण की क्रिया है, तो विसरण की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, ये हर एक पदार्थ को, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, चाहे वो ठोस फॉर्म में हो या द्रव में हो, लिखा हुआ है कि द्रव हो या ठोस हो या गैस हो, इन सभी के अणुओं को क्या करता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करने की अनुमति देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब ये जो ट्रांसफर है वो तब तक होता रहता है जब तक कि अंदर वाले विलयन का और बाहर वाले विलयन की सांद्रता बराबर न हो जाए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई दोनों पदार्थों की ये सांद्रता को विसरण क्या करता है, समान कर देता है। क्या कर देता है, समान कर देता है। अब मान लो एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जो अंदर का एनवायरमेंट है और बाहर का, जैसे मान लो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है, गैसों का आवागमन, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसी का क्या है, आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है, हाँ, विसरण के। तो इसमें आपने देखा कि भाई गैस का भी हो रहा है, द्रव का भी हो रहा है और ठोस का भी हो रहा है। लेकिन जो ऑस्मोसिस की क्रिया है, ऑस्मोसिस की क्रिया केवल विलयन में होती है और ऑस्मोसिस की क्रिया होने के लिए कोशिका की झिल्ली का सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य होना आवश्यक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पदार्थों का आवागमन होता है केवल एक ही दिशा में होता है, केवल एक ही दिशा में होता है। और इसमें क्या होता है, जो विलायक के कण है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति या प्रवाहित होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये केवल लिक्विड फॉर्म में यानी कि विलयन में ही ये प्रक्रिया होती है। और दूसरी बात क्या होना आवश्यक है कोशिका में, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। किसके लिए? हाँ, ऑस्मोसिस के लिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि विसरण क्या है और परासरण क्या है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लें कि एक टर्म आता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो इसमें क्या हुआ कि ये केवल पादपों यानी कि जितने प्लांट्स हैं केवल उनमें ही पाया जाता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक क्या होता है, एक दृढ़ आवरण होता है जो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये कठोर होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और मेम्ब्रेन होता है। किसमें होता है? प्रश्न आ गया कि ये कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? किसमें? सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ, यानी कि प्लांट में ही केवल पाया जाता है, प्लांट में ही केवल पाया जाता है। और जो क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लांट में भी पाया जाता है और किसमें पाया जाता है? जंतु में भी पाया जाता है यानी कि ऑल एनिमल्स और सारे जितने भी हैं सब में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये अलग से एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। और ये बनती कैसे है? तो जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, उससे जो मटेरियल या पदार्थ निकलता है उसी से
ये बनता है। ये करता क्या है भाई, कोशिका को एक आकृति देने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें पादप कोशिका में ये प्लाज्मा, ये क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना पाया जा रहा, ऐसा नहीं है, वो पाया जाता है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त एक और झिल्ली पाई जाती है, एक और पाई जाती है, एक पाई गई और उसके ऊपर अतिरिक्त पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये क्या है, निर्जीव पदार्थ यानी कि सेलुलोज का बना होता है, निर्जीव होता है, कठोर होता है, और क्या होता है कि ये जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थों से इसका निर्माण होता है। और ये क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार देने का काम करता है। एनी डाउट?